जय हिंद। आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक आपका है कि एक साथ दो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और दूसरा टॉपिक आपका रहेगा आज की वीडियो में कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी को कैसे करें। तो सबसे पहले मैं पहले टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ कि अगर आप किसी दो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप दो एग्ज़ाम एक साथ प्रिपेयर कर सकें। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई तैयारी करता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहले मुझे कोई जॉब मिल जाए, मैं एक जॉब ले लूँ, उसके बाद अपने ड्रीम को पूरा करूँगा, मतलब जो भी मेरा ड्रीम है उसे बाद में मैं कंप्लीट करूँगा। तो क्योंकि कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि 10 साल या 5 साल या 6 साल मतलब लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन करते रहें। उनको बस ये लगता है कि हम 1 साल प्रिपरेशन करें या मैक्सिमम 2 साल प्रिपरेशन करें, उसके बाद हमें कोई जॉब मिल जाए तो उसके बाद हम उस जॉब के साथ-साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वीडियो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे है कि आप 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, और अगर आपकी जॉब लग जाती है और आप दूसरी जॉब लेना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि जो 2 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है, उसके लिए आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, किस तरीके का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाई का मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो की हैं, जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की है, जॉब करते-करते मैंने दूसरी जॉब ली है, और जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो मैंने अभी 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ की है। तो देखिए, जब भी आप 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वो 2 एग्ज़ाम हैं कौन से। कोई भी हो सकते हैं, 2 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो भी एग्ज़ाम आता है हम सारे फॉर्म फिल अप करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आता है, रेलवे आया तब भी कर देते, यूपी में भी कोई आया तब भी कर देते, आस-पास की स्टेट का भी कोई भी हो, तब भी हम फॉर्म फिल अप कर देते हैं कि चलो किसी भी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो, उसके बाद फिर हम अपनी अगली तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेंगे। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि 2 एग्ज़ाम कोई भी ले लीजिए, मैं आपको लेता हूँ कि मान लीजिए आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों अलग-अलग एग्ज़ाम है, एक सेंट्रल लेवल का है, एक स्टेट लेवल का है, या आप रेलवे चाहें तो रेलवे भी ले सकते हैं। चलिए रेलवे की बात करते हैं, क्योंकि रेलवे शायद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी इस बात को लेके किया था कि सर रेलवे और 2 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? देखिए, जैसे कि अभी मान लीजिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मैं लोएस्ट एग्ज़ाम से लेके चलता हूँ। उसके बाद एक मान लीजिए यूपीएसआई के लिए भी चल रहा है कि वैकेंसी आ सकती है। तो अगर आप यूपीएसआई और रेलवे दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं तो यूपीएसआई का जो सिलेबस है और रेलवे का सिलेबस है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ों में अंतर है। जैसे कि रेलवे में हिंदी नहीं आती है और यहाँ पे आपका यूपीएसआई में हिंदी आती है। बाकी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि उसमें भी रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, यहाँ पे भी रीजनिंग और मैथ्स आती है। उसमें जीएस आता है, इसमें भी जीएस होता है। बस उधर थोड़ा सा क्या अंतर है कि वहाँ साइंस थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है रेलवे में, और यहाँ साइंस कम होता है। बस इतना सा अंतर होता है दोनों चीज़ों में। तो हमें देखिए, कोई भी हो, 2 एग्ज़ाम कोई भी हो, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं। जैसे कि हम मैथ्स अगर देखते हैं या रीजनिंग अगर हम देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे दोनों सब्जेक्ट में, दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक कॉमन हैं। उन टॉपिक को हमें अलग रखना पड़ेगा और जो टॉपिक कॉमन नहीं है उन्हें हमें अलग रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैथ्स में 5-6 टॉपिक, जैसे कि टाइम एंड वर्क ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज हो गया, ये 5 टॉपिक मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ये रेलवे में भी आपके आएँगे और ये आपके यूपीएसआई में भी आएँगे। तो क्यों ना हम इन 5 टॉपिक को पहले 100% कवर अप करके रख दें। उसके बाद जो डिफरेंट टॉपिक होंगे उनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करें। तो आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, इसे अप्लाई करिए। आप ज़रूर, मैं कह रहा हूँ कि आप 100% आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चलिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप जो 5 टॉपिक कॉमन थे, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने सिलेबस का कितना एनालिसिस किया है। क्या आपने यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के सिलेबस को कंपैरिज़न किया है? तो जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, उनको आप नोट डाउन करिए। उनका अच्छा-सा एक किसी मतलब बढ़िया से रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट डाउन करिए और फिर उन टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक अपना डिसाइड करिए कि इस टॉपिक को मुझे पहले कवर करना है। मतलब जो कॉमन टॉपिक हैं, जो एसआई के लिए भी और रेलवे के लिए भी है, तो उन कॉमन टॉपिक को पहले कवर अप करके रख दीजिए। उसके बाद डिपेंड करेगा कि कौन-सा एग्ज़ाम आपका पहले है। जैसे कि अगर रेलवे का एग्ज़ाम आपका पहले है, तो आप रेलवे के जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जो कि यूपीएसआई से डिफरेंट हैं, उनको टारगेट करिए। अगर आपका यूपीएसआई पहले है, तो जो यूपीएसआई के सब्जेक्ट मेन है, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, लॉ होता है, इसमें हिंदी होती है, तो आप यहाँ पे मतलब मूव कर जाइए। इसी तरीके से आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सभी में कॉमन है, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है, वो चीज़ें आपको पूरा कवर अप करके रखना पड़ेंगी। जब तक आप उन्हें कवर नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आप रेलवे और यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने स्टार्ट कर दिया, वहाँ साइंस से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ स्टार्ट कर दिया, तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। छोटे-छोटे से पॉइंट हैं, मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया है। मैंने कई एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, किसी में प्री में, किसी में मेंस, किसी में रिटन तक भी गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा फाइनल हुआ है, बट मैंने एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, किस तरीके से मैंने 1, 2, 3 रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया,
कई एग्जाम्स में मैंने सिलेक्शन लिया, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत अच्छे से ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप 2 एग्जाम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने एक टाइम पे एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन लिया था प्री मेंस रिटन, और उसी टाइम पे यूपीएसआई था तो यूपीएसआई में भी सिलेक्शन लिया है मैंने। अब थोड़ा-सा फाइनल सिलेक्शन का लक भी डिपेंड करता है, अगर आपका लक है तो कई बार नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, कई बार नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपके इतना बॉर्डर पे आपको ले देते हैं कि 0.5 या 0.1 मार्क्स से भी आप बाहर हो जाते हैं, तो ये आपका लक है। तो इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि कॉमन सब्जेक्ट को पहले कवर अप करके रखिए, और जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अगर आपका पहले एग्जाम ग्रुप डी का है तो पहले आप साइंस पढ़िए, और अगर आपका पहले एग्जाम रेलवे का है तो पहले आप वो यूपीएसआई का है तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और हिंदी को कवर करके रखिए। बस इस तरीके से आप 2-3 जो भी आपके एग्जाम मतलब फ्रंट पे आपको दिख रहे हो कि ये आने वाली डेट पे मेरा एग्जाम है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो ये है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो समय चल रहा है, इसके लिए कोई भी स्टूडेंट हो वो ज़्यादा दिन तक प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। उसे कोई ना कोई जॉब चाहिए है, या प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो अगर वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है तो फिर उसको ये लगने लगता है कि मैं अब किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। तो ये एकदम टोटली रॉन्ग है, ये आपका भ्रम है। मैं उसका सीधा सा एग्जांपल हूँ, मैंने खुद यूपी कांस्टेबल में रहते हुए मैंने यूपीएसआई की प्रिपरेशन की और यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, अपने टाइम का सही यूज करते हैं, तो आप 101% सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी पोस्ट पर। आपने देखा होगा कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कांस्टेबल से आईपीएस भी बने, आईएएस भी बने, वो आपका ड्रीम है, वो आपके ड्रीम पे मैटर करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब मैं थोड़ा सा एक आपको मतलब इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरीके से आप जॉब के साथ रहते रहते भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो मैक्सिमम आप 8 आवर्स मतलब 8 घंटे तो उसको देंगे ही देंगे। 8 से कम आप नहीं दे सकते। अगर आप पुलिस विभाग में तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा आप पुलिस की ड्यूटी का ये मत समझिए 24/7। देखिए जब कोई घर में, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, जैसे घर में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है तो घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पुलिस को भी क्राइटेरिया दिया जाता है, चौकी, थाना, हल्का, बीट, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई बात होती है तो आपको किसी भी टाइम जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना पड़ेगी, नो डाउट उसमें। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि मुझे नाइट या डे, तो ये कोई एक्सक्यूज आपका नहीं होना चाहिए कि मैं डे में ड्यूटी किया, मैं नाइट ड्यूटी किया हूँ, या मैं डे नाइट भी ड्यूटी कर रहा हूँ। नो, आप कुछ भी करिए। अगर आपको अपना गोल आपको अपना अचीव करना है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप अपना गोल डिसाइड करिए और अपने ड्रीम को पूरा करिए। अब मैं बात करता हूँ कि कोई भी जॉब हो, आप उसे कम से कम 8 घंटे तो करेंगे मैक्सिमम, या मैक्सिमम मान के चलिए कि आप 8 घंटे उसे करेंगे, जरूर करेंगे। अब उसके बाद आपका 1 से 2 घंटे में आने जाने का भी निकाल देता हूँ, या आपको ड्यूटी से आते साथ ही आपको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, ड्यूटी जाते टाइम भी आपको प्रिपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, सारी चीजें। तो 2 घंटे में आपका 10 घंटे आपका खत्म। अब आपके पास टोटल 14 घंटे बचे हैं। 14 घंटे का भी सेटअप अगर आप करना चाहें तो यूपीएससी के लिए भी कर सकते हैं, जो आपका ड्रीम हो। देखिए हर किसी की एक मतलब खुद की कैपेसिटी होती है कि मैं इतना कर सकता हूँ। जैसे मुझसे कोई कहे कि आप यूपीएससी करिए, मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरा वो मतलब गोल, ठीक है, गोल एक अलग चीज होती है, खुद की स्टेमिना भी होती है। जैसे कोई मुझसे कहे आप 5 किलोमीटर दौड़ लीजिए तो मैं दौड़ जाऊंगा, कोई क्या 50 किलोमीटर दौड़ लीजिए तो नहीं दौड़ पाऊंगा, जो भी है, तो ये तो खुद को भी पता होता है। तो ये चीज हम भी जानते हैं कि अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप किसी दूसरी जॉब में आपको लग रहा है मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप किसी भी जॉब के लिए एस्केप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, 2 घंटे मैंने आपके ऐसे निकाल दिए जो कि आने जाने में हो गया, तो अब 10 घंटे हो गए। अब आपके 14 घंटे आपके हैं ये। अब इन 14 घंटे में आप चाहें आप सो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक ये भी एक्सक्यूज हो सकता है कि भाई 8 घंटे नींद भी बहुत जरूरी है। देखिए नींद का ऐसा है, अगर आप 4 घंटे भी लेते हैं तो उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे, आप 10 घंटे लेते हैं तो उसमें भी हैबिचुअल हो जाएंगे, आप 15 घंटे लेंगे तब भी आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे। नींद सिर्फ आपके यहाँ डिपेंड करती है। हाँ नींद जरूरी है, 5-6 घंटे मैक्सिमम नींद के लिए बेस्ट है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे सोने की आवश्यकता है। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट समझिए, अगर आप जॉब करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखिए जब आप जॉब करेंगे तो आपको पढ़ाई के लिए कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी आपसे ये कहेंगे अगर आप पढ़ाई करेंगे कि बेटा अब क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, अब तो सिलेक्शन आपका हो गया है, मत पढ़ाई करो, क्यों अपने शरीर को कमजोर कर रहे हो, या ये मतलब सारे लोग आपको, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। जब तक आपकी जॉब नहीं होगी तब तक आपको सभी लोग ताने देंगे, लेकिन जॉब होने के बाद आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। आपके फ्रेंड्स, आप अगर किसी फ्रेंड से भी सलाह लोगे तो बहुत क्लोज फ्रेंड होगा तो मे भी पॉसिबल कि वो आपसे कहे कि हाँ भाई तुम्हें और आगे पढ़ाई करना चाहिए। बाकी जो जॉब नहीं कर रहा है, अगर आप कहीं उनसे सलाह लेने के लिए बैठ गए कि मुझे आगे प्रिपरेशन करना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका क्या जवाब होगा कि मुझे तो जॉब मिली नहीं, तुम जॉब के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, या बहुत सारी प्रिपरेशन जो मिल गया भाई उसमें ही खुश रहो। तो अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करेगा आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका खुद का मोटिवेशन काम करेगा, आपका ड्रीम आपका मोटिवेशन बनेगा। क्या आपने इस दिन के लिए पढ़ाई की थी कि मुझे इस जॉब में ही रहना है और इस जॉब में मैं अब सेटिस्फाई हूँ, यहाँ काम करेगा आपका खुद का मोटिवेशन।
आप खुद कितना आगे जाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ आपकी अप्लाई करेगी। तो आप जब ये चीज़ सोच लेंगे कि नहीं भाई मुझे प्रिपरेशन करना ही है और मुझे इस जॉब को स्किप करके दूसरी अच्छी जॉब लेना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तब आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 घंटे की जॉब ऐसा नहीं है कि आप यहीं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप किसी भी जॉब में हो सकते हैं, ऑफिस वाली जॉब भी हो सकती है, फील्ड वाली जॉब भी हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मतलब नज़र टिका के वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। आप 8 घंटे की जॉब में मुश्किल से मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे अलर्ट रहते हैं, बाकी 3 से 4 घंटे अपने आप को एक रिलैक्स मोड में फील करते होंगे कि अब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। उस टाइम का भी आप यूज़ करना चाहें तो पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। कैसे? देखिए जो आपका रिमेनिंग टाइम है 14 आवर्स का जो टाइम है, इसमें से आप 4 से 5 घंटे बस पढ़ाई के लिए अपना निकालिए, ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 घंटे में 3 से 4 घंटे अपना आप दीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बुक और पेपर से ही आप कर सकते हैं। मतलब बुक और आपके पास होना चाहिए और आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, तभी आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जीके पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बुक की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप क्या करिए कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए 4 आवर्स का टाइम अपना सेट करके रखिए कि मैथ्स मुझे 4 घंटे या रीजनिंग उसके साथ इंक्लूड करिए कि 3 से 4 घंटे में मुझे मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर करना है। एक टॉपिक मैथ का तो एक टॉपिक रीजनिंग का। अगर आपका कवर अप हो रखा है तो 2 टॉपिक मैथ्स के, एक टॉपिक रीजनिंग का। इस तरीके से अपना मतलब शेड्यूल बनाइए जो भी आपको बेटर लगे। तो जो मैथ्स है, जो आपका 14 घंटे, उसमें से 4 घंटे आप अगर निकाल देते हैं, तब भी आपका 10 घंटे आपका एकदम सेफ मोड में है। इसमें से 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 से 2 घंटे आपको जीके के लिए निकालना है। इसमें आपका हिंदी भी इंक्लूड रहेगा, एक दिन हिंदी एक दिन जीके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो होता है वो 100% स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है, जबकि जो आपका जीके और हिंदी हो गया, यहाँ आप 100% स्कोर कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ भी 100% स्कोर होता तो जो मतलब क्या कट ऑफ होती है ना, वो 100% आउट ऑफ 100% जाती कुछ स्टूडेंट की। यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम उतना ही टाइम देंगे जितनी हमें जरूरत है। देखिए मैं अभी जो 2 घंटे का टाइम है इसको आगे मैं मैनेज करूंगा, कहाँ मैनेज करूंगा आप देखिए इस चीज को। आपका देखिए रीजनिंग एंड मैथ्स कवर हो गया। अब आप जीके और हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट पे हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए 1 घंटे अगर आप चाहें तो 1 घंटा और अपना ले सकते हैं 10 घंटे में से। तो 2 घंटे अगर आप हिंदी और जीएस को, या अगर आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश को देते हैं, तो आप उसको बस 1 घंटा पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो संस्थापक हो गया, कितने जैन तीर्थंकर थे, सारी चीजों के पॉइंट बाय पॉइंट छोटे छोटे से पॉइंट बना के आप छोटी सी पॉकेट डायरी में नोट कर लीजिए। मेरी पॉकेट में भी एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखी हुई है, आप भी इस तरीके की पॉकेट डायरी जरूर रखिए अपने पास। इस पॉकेट डायरी में आप छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जैसे कि जैन धर्म नोट कर लिया, जैन धर्म के आपने मान लीजिए कि पूरा जैन धर्म आपने कवर अप कर लिया, घर पे बैठ के बुक से पढ़ लिया। अब ये डायरी में पॉइंट बाय पॉइंट, छोटा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग लिख लीजिए और एंड लिख लीजिए। बीच वाला आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में आप याद करके रख लीजिए। शुरू से लेके एंड तक, मतलब हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी और एंड यहाँ पे किया था, वो चीज इसमें नोट कर लीजिए। और आप कहीं पे भी ड्यूटी पे रहिए, अपनी जो ड्यूटी के 4 घंटे रिलैक्स मोड वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो 4 घंटे अगर अलर्टनेस है तो 4 घंटे आपके रिलैक्स मोड वाले होंगे। उस रिलैक्स मोड में अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, ये डायरी निकालिए। और जो जैन धर्म आपने पढ़ा था, उस जैन धर्म का पहला पॉइंट देखिए कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक मैं गया था, वो एंड पॉइंट भी आपका इसमें होगा, वो सारा रिवाइज कर डालिए वहां बैठे बैठे। आपको पता नहीं चलेगा, आपका जैन धर्म पूरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है वहां पे। उसके बाद अगर आप हिंदी का भी कोई टॉपिक है तो बैठे बैठे ओरली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप के, इसमें पहले ये है, ये है, ये है, ये। आप जरूरी नहीं है कि आपको 100% 1 घंटे में याद हुआ, आप कुछ चीजें भूल भी सकते हैं। उन जो चीजें आपको भूली हुई हैं उन चीजों को आप नोट डाउन करिए इसी डायरी में, और घर आके उसको तुरंत आके देख लीजिए। या ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में आप गूगल करेंगे तो आप तुरंत उस चीज को देख सकते हैं कि मैं क्या क्या चीज भूल गया था। ये जो आपकी मेमोरी होगी ना, जो आप रिवीजन करने की ये जो मेमोरी होगी, ये मेमोरी आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगी। जो आप दवाई खाते हो, कई लोग चूरन खाते हैं, मैंने देखा कि मेमोरी पावर वैसे नहीं बढ़ती, मेमोरी पावर ऐसे बढ़ती है। जब आप चीज़ों को दिमाग में रिकॉल करना स्टार्ट कर देंगे ना, तब मेमोरी पावर बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि 1 घंटे की वहाँ पढ़ाई आपका 3 घंटे के यहाँ रिवीजन है, उस 1 घंटे की पढ़ाई को आसमान तक ले जाएगा। धीरे धीरे जब आपकी चीजें इन सब चीजों में जब आप हैबिचुअल होंगे ना, जब मैं भी ये चीजों को स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने, जैसे कि आप मैथ्स का टॉपिक लेंगे, अगर मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, तो आप सारी चीजों पे जाएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, भाई बैठे हैं और उन्होंने कहा कि चलो कुछ भी चीज उठा के देख लेते हैं यार, इस पे प्रॉफिट है यार, इस पे लॉस है, प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं यार, ये टाइप है, इसमें कोई टाइप छूट तो नहीं रहा मेरे दिमाग में रिकॉल करने से। इस तरीके से आप चाहेंगे तो आपका रीजनिंग भी कवर होगा, मैथ्स भी कवर होगा, बिना पढ़े बिना देखे आपका रिवीजन होगा। और जब ये सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, तब आप जब ड्यूटी करके घर पे आएंगे, तब आपको एक मतलब ऐसा फील होगा कि यार मैं पढ़ के आ रहा हूँ कि मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ। और वो चीज यहाँ घर आके आपका बढ़ाएगी मोटिवेशन, कि यार जब मैं उधर खड़े खड़े रिवाइज कर सकता हूँ तो क्या मैं घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकता। मैं भी कई बार रात में 12 से 3 भी ड्यूटी किया, 3 बजे आके मैं चाहता तो मैं सो सकता था, लेकिन मैंने 3 से 6 पढ़ाई की, 3 से 7 पढ़ाई की, कि जो 3-4 घंटे हैं हमारा रिलैक्स मूड वाला टाइम है, इसमें पढ़ लेते हैं। सोने की तो जब नींद ज्यादा से ज्यादा आएगी तो अपने आप ही आंखें बंद हो जाएंगी, और जब आंखें बंद हो जाएंगी तो सोना ही पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों का अपना अगर डेली रूटीन लाइफ में सेटअप करेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन ज़रूर ले पाएंगे। देखिए, एक जॉब आपको लेना है तो जॉब एक दिन के लिए नहीं लेना है, एक साल के लिए, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, 60 साल तक के नहीं हो जाते, तब तक के लिए जॉब आपकी लाइफ को सेव करती है, सिक्योर करती है, आपकी फैमिली लाइफ को सिक्योर करती है। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन, एक महीने, एक साल की मेहनत से आप इतनी बड़ी चीज़ अचीव कर पाएंगे? नहीं, आपको उसके लिए फुल डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करना पड़ेगी, तब जाके आप 100% किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। एक मोड ऐसा आता है जब लोग कहने लगते हैं कि यार इसका तो हर एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, वो मोड नहीं आता है, वो उसकी मेहनत होती है। वो जब वो वहाँ उस लेवल पे पहुंच गया कि उसे आप कुछ भी दे दो, वो करने लायक हो गया, इस वजह से उसका हर एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखिए, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। और मेरे चैनल पे आपको बस वही वीडियो मिलेंगी जो आपके डाउट होंगे, क्योंकि एक समय पहले वो मेरे डाउट भी हुआ करते थे जिनका सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलता था। मैं पूरा कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट में आपके हर डाउट का आपको जवाब दूं, वीडियो के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से, या अगर अन्य कोई फैक्टर रहा तो उस माध्यम से भी मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आप एक जॉब लेके ही यहाँ से जाएंगे। आज के लिए इतना ही।